Yeah, hello student. I am Bhupendra Baragi. I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. As we have already discussed the poem The Road Not Taken, I have did the explanation for you, and now we will discuss the literary devices of this poem. So first of all, let me tell you what is literary devices. So literary devices are the devices which are used to make the poem beautiful. As you can see, the prose and poem have some differences. We can sing the poem, but we cannot sing the prose, right? So in this poem, some of the basic literary devices are used. So we will understand one by one. In the first paragraph, as you can see, there are 5 lines in first paragraph. So I will read out these lines for you. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. सो यहाँ देखना है हमें सबसे पहला जो इसमें पोएटिक डिवाइस है वो है इसमें राइमिंग स्कीम. राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम जिससे राइमिंग बनती है. जैसे आपने देखा होगा गाने वाने होते हैं तो उनके लास्ट जो वर्ड होते हैं वो एक जैसे होते हैं. तो यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं हम 5 लाइनें देख रहे हैं. फर्स्ट लाइन में इसका वर्ड है वुड, लास्ट वर्ड. सेकेंड लाइन में बोथ, थर्ड लाइन में स्टूड, फोर्थ लाइन में कुड और फिफ्थ लाइन में अंडरग्रोथ. तो वुड, स्टूड और कुड एक जैसे साउंड आ रहा है क्योंकि वुड सबसे पहले है तो हम वुड को ए मार्क करेंगे. उसी से मिलता जुलता स्टूड है तो वो भी ए हो गया. उसी से मिलता जुलता कुड है तो वो भी ए हो गया. लेकिन बोथ जो है वो वुड से नहीं मिल रहा है और दूसरे नंबर पे तो इसलिए उसको बी मार्क करेंगे. और बोथ और अंडरग्रोथ एक जैसा साउंड है तो बोथ और ग्रोथ दोनों का साउंड एक जैसा है तो उन दोनों को बी मार्क करेंगे. तो यहाँ पे आपका राइमिंग स्कीम क्या हो गया? इस पहले पैराग्राफ में आपका राइमिंग स्कीम है, पहले स्टेंजा में आपका राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी, राइट. पहले स्टेंजा में नहीं, चार, इस पूरी पोएम में 4 स्टेंजा है. 4 स्टेंजा में यही राइमिंग है. आगे जाके हम स्टेंजा चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा. अब इसमें एक और चीज़ है इस पहले स्टेंजा में, इसमें सिंबोलिज्म है. सिंबोलिज्म क्या होता है? जब हम किसी और चीज़ की तरफ दिखाकर किसी और चीज़ की तरफ इशारा करते हैं. जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 रोड्स बताया गया है, 2 रोड, जबकि वो 2 रोड एक्चुअल रोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो 2 चॉइसेस के बारे में कर रहे हैं, लाइफ की चॉइसेस के बारे में. तो यहाँ पे जो 2 रोड्स है वो सिंबोलिज्म है किसका? 2 और मोर डिफरेंट चॉइसेस इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में जो भी 2 या 2 से अधिक चॉइसेस होती है उसमें से हम एक को ही चुन पाते हैं, उसको कहते हैं सिंबोलिज्म, राइट. तो यहाँ पे सिंबोलिज्म है 2 रोड्स जो है वो 2 चॉइसेस को बता रहा है. थर्ड इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा. अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा तब होता है जैसे आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, ये तीनों लाइन में क्या समानता है? ये तीनों लाइन एंड इससे स्टार्ट हो रही है. तो जब लगातार चलने वाली लाइन, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस जो होते हैं, अगर वो लाइन एक ही जैसे वर्ड या एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसको एनाफोरा कहते हैं. तो हम देख रहे हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो है वो एंड से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस एंड से स्टार्ट होने वाली डिवाइस को हम लोग एनाफोरा कहते हैं. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? सेकेंड स्टेंजा कहाँ से कहाँ तक है? Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted rear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So ये 5 लाइनें जो हैं, ये पांचों लाइन सेकेंड स्टेंजा की है. तो इस सेकेंड स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि फेयर लास्ट वर्ड जो है पहली लाइन का, उसको ए मार्क किया. फेयर के जैसे ही आप सेकेंड लाइन में तो क्लेम है वो नहीं मिल रहा है, वेयर मिल रहा है, देयर मिल रहा है, तो फेयर, वेयर, देयर ये तीनों को ए मार्क करेंगे. क्लेम और सेम एक जैसा लग रहा है तो इनको बी मार्क करेंगे. तो क्या इसका राइमिंग हो गया? फिर से वही राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी. तो ये तो सिमिलर है फर्स्ट पैराग्राफ से, फर्स्ट स्टेंजा से, राइट. अब इसी में हम देखते हैं और क्या है. इसमें एक और नया पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं एक वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, वांटेड वियर. ये वर्ड आपको दिख रहा है?
ये लगातार जो चलने वाले वर्ड होते हैं, कंटिन्यूस जो वर्ड होते हैं, उनका पहला पहला लेटर हमें देखना है। दोनों तरफ देखो डब्ल्यू आ रहा है और दोनों का साउंड व साउंड आ रहा है। वह जो है वो कौन सा साउंड है? हमारे पास दो तरह के साउंड होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो ये कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब लगातार चलने वाले वर्ड्स के पहले लेटर का अगर एक जैसा साउंड है और वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे वो साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। वैसे ही जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में देखेंगे आप, ये लाइन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरी लाइन आप देखें, इस पूरी लाइन में द साउंड टी एच टी एच टी एच टी एच 4 बार रिपीट है। दो, दैट, द, देयर। तो ये लगातार चलने वाला द साउंड जो है वो पूरी तरह से इस पूरी लाइन में रिपीट है। तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। अब आपको रिपीटेशन में अंतर आना चाहिए। ये एक ही साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एलिट्रेशन कहा है, जबकि पहले पैराग्राफ में सेम वर्ड रिपीट हो रहा था, वो भी एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के शुरुआत में, तो ये एनफ हो रहा था। लेकिन एक ही लाइन में साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ फेयर, क्लेम, वांटेड, वेयर, देयर और सेम, इसमें हमने राइमिंग देखी थी और साथ ही साथ एलिट्रेशन देखा था। अब हम थर्ड स्टेंजा की तरफ आते हैं। तो थर्ड स्टेंजा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एंड बोथ that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लाइन है इस थर्ड स्टेंजा में। इसमें राइम स्कीम क्या है? इसमें राइम स्कीम लास्ट वर्ड देखेंगे हर लाइन का। ले को ए मार्क करेंगे, ब्लैक को बी मार्क करेंगे, डे ले से मिलता है तो ए मार्क करेंगे, वे वो भी ले से मिलता है तो ए मार्क होगा, और बैक और ब्लैक एक जैसा साउंड आ रहा है तो इनको बी मार्क करेंगे। तो राइम स्कीम क्या है इसकी? ए बी ए बी। इन 5 लाइनों में फिर से एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया था, किसी एक कॉन्सोनेंट साउंड को लगातार एक के बाद एक चलने वाले शब्दों में आता है। तो देखिए थर्ड लाइन देखिए, जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर, ये जो थर्ड लाइन है इसमें फर्स्ट 4, ये दोनों लेटर जो हैं फर्स्ट 4 को देखिए, केवल ज़्यादा सिलेक्ट हो गया ये। फर्स्ट 4 में फ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जो फर्स्ट साउंड रिपीट हो रहा है उस फर्स्ट 4 में जो फर्स्ट साउंड रिपीट हो रहा है, तो ऐसा ये कौन सा साउंड है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इसे क्या कहा जाएगा? एलिट्रेशन। हम अब लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। लास्ट स्टेंजा फिर से हमारी 5 लाइन का है। आई शैल बी टेलिंग विद this with a sigh, somewhere ages and ages hence, 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So देखिए यहाँ पे फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली लाइन में लास्ट वर्ड साई है, ए मार्क करेंगे। दूसरी लाइन में हैंस है, साई से नहीं मिल रहा तो बी। साई और आई एक जैसा साउंड आ रहा है तो ए, बाय वो भी इसके जैसा साउंड आ रहा है तो ए, और हैंस एंड डिफरेंस दोनों का एक जैसा साउंड आ रहा है तो ये दोनों बी हो गए। तो क्या हो गया आपका राइमिंग स्कीम? ए बी बी। जिस तरह से पूरी पोएम में चलता आ रहा है वैसे ही यहाँ पे भी है। अब इसमें एक नया पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब रिपीट होना। अभी आपने देखा था एलिट्रेशन मतलब वोवेल साउंड का रिपीट होना, एनाफोरा मतलब सेम वर्ड का कंसेक्यूटिव लाइंस में रिपीट होना पहली जगह पे। अब हम आ रहे हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होती है? रेपिटेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसमें, आप देखें इस लाइन को, तो इसमें समवेयर एजेस एंड एजेस, तो एजेस एंड एजेस 2 बार एजेस क्यों लिखा है? क्योंकि पोएट चाहता है इसको एम्फेसाइज करना, इसके ऊपर जोर देना, तो एजेस एंड एजेस का इस्तेमाल किया है। तो ये जो एजेस एंड एजेस है ये जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एज और एज 2 बार आ रहा है, एजेस, इसलिए रेपिटेशन कहलाएगा। इसी में साथ ही साथ आप चलें लास्ट, जो थर्ड लास्ट लाइन है, 2 roads diverge in a wood, ये वाली लाइन, ये लाइन आप देखेंगे तो ये लाइन आपको ऊपर पहले स्टेंजा में भी मिलेगी। तो इस तरह की लाइन पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट होगी, तो इसको भी रेपिटेशन कहते हैं। तो ये तो रहे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस। मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, ये लिटरेरी डिवाइस आपको एक बार सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, सो दैट
ये लिटरेरी डिवाइस है, आप चाहें तो इनको देखें और चाहें तो नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, बुक में, जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं। आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं जहाँ पे पोएम लिखी हुई है वहाँ पे। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया ये सारे लिटरेरी डिवाइस क्या कहलाते हैं, किस तरह के होते हैं। स्टेंजा वाइज यहाँ पे लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप चाहें तो पॉज कर देख कर लिख सकते हैं। स्टेंजा 1 का एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। दूसरा इसमें सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या होता है, जहाँ पे पोइट सिंबलाइज करता है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे पोइट ने 2 रोड्स से 2 चॉइसेस ऑफ लाइफ जो है वो सिंपलाइज की है। एनाफोरा क्या होता है, लिखा है व्हेन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड देन इट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन 2, 3 एंड 4 स्टार्ट विद द एंड। स्टेंजा 2 में आप देख रहे हैं राइम स्कीम सेम है। एलिट्रेशन भी है, when 2 or more consecutive words start with the same consonant sound then it is called alliteration, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। here in line 3rd and last 2 words wanted were sound is repeated, right, have the similar sound were, and in 4th line the sound is repeating in the entire line, right. In stanza 3 the rhyming scheme is same again, a b a a b, and alliteration, here is alliteration, first sound is repeating in the 3rd line, first 4, जैसा कि मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था। स्टेंजा 4 पे आते हैं। राइम स्कीम जो है अगेन वो ए बी ए बी है। रेपिटेशन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं रेपिटेशन क्या होता है, एक ही जैसे वर्ड्स अगर एक लाइन में आते हैं या एक पूरी लाइन कहीं पोएम में आ जाती है एक ही इत्यादि बिल्कुल सेम एज इट इज़, तो उसको रेपिटेशन कहते हैं। हम देख रहे हैं एजेस का यहाँ पे रेपिटेशन है और जो 3rd लाइन है वो ऑलरेडी वहाँ पे रिपीट होके आ रही है। तो ये था पोएम द रोड नॉट टेकन का पूरा डिस्क्रिप्शन। हमने लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये सारे जो पोएटिक डिवाइस हैं आगे आने वाली टोटल 10 पोएम है, उन सब में ये काम आने वाले हैं। और भी कई सारे जुड़ते जाएंगे। आप ये ना सोचें कि केवल याद रखने से काम चल जाएगा, नए नए जुड़ते जाएंगे तो पुराने आप भूल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।